नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप पूरे वीडियो में देखते आ रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम पूर्व में पढ़ते आ रहे हैं। कुछ वीडियो हमने पहले भी इसके बनाए हैं और उसी कड़ी में आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अगली कड़ी में यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेशन डाइंस, यानी डाइंस के ऊपर कॉन्जुगेशन डाइंस क्या हैं और उनका यूवी स्पेक्ट्रा कैसे ज्ञात किया जाता है और उनको ज्ञात करने का जो हमने एक रूल भी है, वुडवर्ड फिशर्स रूल, उसको भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो आज हम शुरू करते हैं इसकी कॉन्जुगेशन डाइंस, यानी डाइन क्या है। ये देखता था आपको कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी हम बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड की, जिसके अंदर एक पाई बंद उपस्थित हो। पाई बंद उपस्थित हो तो दूसरा बॉन्ड इसका बनेगा, एक तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में, और दूसरा बनता है पाई स्टार अर्थात एंटी बॉन्डिंग का। तो जब एक पाई बंद है तो उसके प्रकार दो प्रकार के ट्रांजिशन हमें प्राप्त होंगे, बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में। अब इसी प्रकार से हमने कहा था कि ये अगला हम ले लें 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन में आपने देखा है पाई 1 पाई 2 दोनों क्या थे, बॉन्डिंग, और पाई 3 और पाई 4 स्टार के इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये क्या थे, एंटी बॉन्डिंग। तो डाइंस क्या है, डाइंस का मतलब है कि किसी भी परमाणु की स्ट्रेंथ में देखें, किसी कड़ी में देखें, किसी साइक्लिक में देखें, जब दो बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड, ऐसी व्यवस्था जहाँ पे भी पाई जाएगी, यानी दो बॉन्ड डबल बॉन्ड के मध्य में जब एक सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, इट मीन्स वो डाइंस का कार्य कर रहा है, वो डाइंस कहलाती है। और इसमें हम यहाँ पे 4 प्रकार की ऊर्जाओं की बात हम करेंगे पहले, उसके बाद इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो आप 4 प्रकार की ऊर्जाओं में आप देखिए, पहले हम एल्किन की बात कर रहे थे यहाँ पे कि पाई पाई स्टार ऊर्जा का अंतर इतना होता है कि लगभग 165 nm, किसमें, एथिलीन में, कि अवशोषण से ये संक्रमण संभव हो जाता है। इसी में कॉन्जुगेशन मैंने कहा था 1,3 ब्यूटाडाइन की बात हमने की, जहाँ पाई 1 पाई 2 जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे पाई 3 पाई 4 एंटी बॉन्डिंग थे। चारों कार्बन परमाणु जिनके अंदर संक्रमण ट्रांजिशन था, हाइब्रिडाइजेशन था, वो क्या था, sp2 संक्रमण। अणु में समतल होने के कारण 4 प्रकार के अणु कक्षक इसके अंदर बनते हैं। अब 4 प्रकार के अणु कक्षक में पहला क्या हमारे पास, हम कहें लो एनर्जी बॉन्डिंग, लो एनर्जी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कौन सा, पाई 1,3 ब्यूटाडाइन में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन 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 कार्बन, ये हमारे पास यही व्यवस्था आ रही है, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम कर देंगे ये H का दे, ये H दे दे। ये एक व्यवस्था हमारे पास है किसकी, लो एनर्जी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की। अब यहाँ पे जो बॉन्ड की लोबी बनती हैं, इन पे आप देखेंगे, देखिए ये हमारे पास हमने कहा प्लस 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 प्लस, एक समान रूपता है, ये माइनस माइनस माइनस, दो लोबी होती हैं, एक प्लस लोबी एक माइनस लोबी। इन दोनों में अगर हम संक्रमण देखें तो आप पाएंगे कैसे कि ये इस प्रकार से, इसको ऐसे दिखा सकते हैं अपन, इसमें ये वाली स्थिति, ये वाली, ये एक संक्रमण हुआ हमारे पास। इसके बाद ये नीचे की अवस्था दिखा दें हम, तो ये भी एक लोब बन गई, ये संक्रमण की अवस्था बन गई। तो दोनों में क्या करें, यहाँ पे एक चीज़ तो हम ये कहेंगे, चारों कार्बन परमाणु की एक समतल अवस्था में थे, जिसके अंदर क्या बना, ये हमारे पास एक रिंग के रूप में बन गया, एक ये कह सकते हैं ये बन गए। तो ओवरलैपिंग जहाँ पे कक्षक की हो रही है, तो नोडल तल, नोडल प्लेन, इसमें नोडल प्लेन कहीं है, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, अर्थात इसको क्या कहेंगे, नो नोडल प्लेन। इसका मतलब कोई भी नोडल प्लेन नहीं। नोडल प्लेन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना शून्य होती है, वहाँ क्या होता है, नोडल पॉइंट जो होता है 0 होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो। तो यहाँ पे क्या, चारों परमाणु कक्षकों में आकर्षण हो रहा है और चारों परस्पर अतिव्यापन करके एक संयुक्त अणु कक्षक बना रहे हैं, क्या, कॉन्जुगेटेड बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहे हैं, जिसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास हाई एनर्जी, HIGHR, हाई एनर्जी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। हाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसमें क्या होगा, देखिए ये कार्बन कार्बन
कार्बन और एग्जाम्पल हम एक ही ले रहे हैं, ये स्थिति है। मान लीजिए ये दोनों प्लस हैं, ये दोनों माइनस होंगे, और ये दोनों लोब जो माइनस की हैं ये दोनों प्लस होंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि एक नोडल प्लेन बन रहा है। क्या? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे पाए जाने की संभावना नहीं। इसका मतलब इस कक्षा में क्या है, एक नोडल प्लेन बन रहा है। तो एक तो हमारे पास ये बन गया, दूसरा हमारे पास ये अतिव्यापन हो गया, एक ये अतिव्यापन हो गया, और दूसरा हमारे पास ये अतिव्यापन हो। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि उच्च ऊर्जा वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लो ऊर्जा वाले थे पाई 1, इसके बाद उच्च ऊर्जा वाले, मैंने कहते हैं एनर्जी का जब कक्ष बनाते हैं हम पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, ये थे स्टार पाई 3 और पाई 4, क्या थे? एंटी बॉन्डिंग। ये थे बॉन्डिंग दोनों। तो पाई 1 जैसे भी दिखा रखा आपको इसमें भी कि लो एनर्जी का आ रहा है, क्योंकि चारों परमाणु कार्बन के जो है वो क्या एक समान अतिव्यापन करके, जिसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं था। लेकिन पाई 2 का क्या था? हायर एनर्जी का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जिसके अंदर दो प्रकार के अतिव्यापन यहाँ पे हो रहे थे दोनों तरफ। तो ये क्या कहलाएगा? इसमें एक था नोडल प्लेन जो बन रहा था, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे। तो परमाणु कक्षकों में आकर्षण से दो युग्मों के रूप में होता है, दो दो परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन होता है, और अणु के बीच में एक नोडल तल आ जाता है। ये हमें इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद हम लेते हैं तीसरे टाइप का। तो थर्ड टाइप में क्या है हमारे पास? लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग कौन सा? पाई 3 स्टार की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ क्या स्थिति आएगी? देखिए कार्बन 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 कार्बन, इसमें देखिए क्या स्थिति आएगी आपके पास। आउटर के हमने लिए थे दोनों, तो यहाँ हम ले लें, मान लीजिए दोनों में माइनस माइनस, तो ये हो गया प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब आप देखेंगे इसके अंदर कितने नोडल तल बन रहे हैं। तो नोडल तल का मतलब अतिव्यापन होने के पश्चात एक ये नोडल तल बन गया, एक ये बन गया, और ये दोनों क्या है? अतिव्यापन हो गए। एक ये अतिव्यापन हो गया, ये अतिव्यापन का रूप होगा इनके अंदर, और ये बन गया। इसका मतलब क्या है? इसमें दो नोडल प्लेन बन गए, दो नोडल प्लेन बन गए इसके अंदर। तो यहाँ अणु में प्रतिकर्षण से दो नोडल तल हैं। ये विपरीत बंधी अणु कक्षक तो है ही, लेकिन बीच में क्या है? कुछ अतिव्यापन हो जाने के कारण इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। यानी आपने पहले भी देखा कि पाई 1 पाई 2 में यहाँ पे आपने देखा था, ये हमने बनाया था पाई 1 पाई 2 का। यहाँ आप देख रहे थे कि पाई 1 पाई 2 बॉन्डिंग थे, पाई 3 पाई 4 एंटी बॉन्डिंग। लेकिन पाई 3 की अब हम बात कर रहे हैं, कौन से? पाई 3 में क्या है हमारे पास? लो एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग है। इसका मतलब पाई 4 से एनर्जी कम है, लेकिन पाई 2 से ज़्यादा है। तो इस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि अणु में प्रतिकर्षण से दो नोडल तल बन रहे हैं, और ये विपरीत बंधी अणु कक्षक तो हैं, लेकिन बीच में कुछ अतिव्यापन हो जाने के कारण क्या होता है? ये एनर्जी कुछ कम हो जाती है। इसी प्रकार से आता है नेक्स्ट 4th नंबर, वो आता है हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उच्च ऊर्जा के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात आती है। तो इसमें सीधा सा है अपने पास कार्बन 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 और कार्बन 3 ब्यूटाडाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस। अब आप देखिए इसमें नोडल तल कितने बन गए हमारे पास। वैसे देखा जाए तो किसी में भी अतिव्यापन की संभावना नहीं हो रही है, यानी इस अणु के अंदर कोई अतिव्यापन नहीं पाया जा रहा है। प्लस माइनस। तो इसमें क्या कहेंगे हम कि इस अणु कक्षक में चारों परमाणु कक्षक प्रतिकर्षण अवस्था में होते हैं, चारों प्रतिकर्षण अवस्था में होते हैं, और कोई अतिव्यापन नहीं होता। इसमें 3 नोडल तल बनते हैं। कौन से? 1 2 और 3। तो यहाँ पे 3 नोडल प्लेनर बनेंगे, और कोई भी नो ओवरलैपिंग यानी कोई भी अतिव्यापन संभव नहीं होगा, और चारों प्रतिकर्षित करें, इसलिए ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होगा, जिसको हमने क्या कहा था? पाई 4 स्टार। तो ये हम 4 प्रकार के ऊर्जा के कक्षकों के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अंदर 2 थे हमारे पास बॉन्डिंग, एक लो एनर्जी का, एक हाई एनर्जी का। 2 थे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग, एक लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग कक्षक, एक हायर एनर्जी बॉन्डिंग
कक्षक। और इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे हमने लिया था एथिलीन का एक एग्जाम्पल। दूसरा 1,3-ब्यूटाडाइन का जो हमारे पास चल रहा है, इसमें हमने कहा था NM क्या आया था इसका, लैम्डा मैक्स जो माना 165। लेकिन जैसे ही एक पाई बंद बन गया, जैसे कल हमने बात की थी ऑक्सोक्रोम्स में, बेथोक्रोम्स में, शिफ्ट में, तो वहाँ पे मैंने कहा था जब डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ जाती है तो स्थिति क्या होती है, उसकी लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे पाई 1 पाई 2 मैंने कहा बॉन्डिंग है, पाई 3 पाई 4 क्या एंटी बॉन्डिंग है 1,3-ब्यूटाडाइन की। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पाई 2 यानी हायर एनर्जी बॉन्डिंग से आप देख सकते हैं लोअर एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाती हुई हो रहा है ये, तो ये मान जो आ रहा है कितना आ रहा है 217। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊर्जा का मान कम हो रहा है तो लैम्डा मैक्स का मान जो है वो बढ़ रहा है, 165 से कितना हो गया 217 पे पहुँच गया। अब देखिए आगे क्या बता सकते हैं हम कि एक द्विबंध के संयुग्मन में, यानी एक डबल बॉन्ड था, संयुग्मन में यदि दूसरा द्विबंध आ जाए, एक तो हमारे पास है ही, एक द्विबंध हमारे पास है ये कार्बन कार्बन, अब हम करें एक और आ जाए, इसका मतलब एक और बढ़ गया एक को छोड़ करके, तो यदि दूसरा द्विबंध और आ जाए तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है, यानी लैम्डा मैक्स का मान जो है वो बढ़ जाएगा। कल बताया था आपको रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब था रेड शिफ्ट, यानी लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होना। एल्किन व डाई एल्किनों के डाइनों के अवशोषण पर विलायक का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये अणु अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, लेकिन एल्किल प्रतिस्थापी से बेथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो प्रदर्शित होता है। एल्किन रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू जैसे बढ़ेंगे एल्किल प्रतिस्थापी के अंदर, उनका मान जो बेथोक्रोमिक शिफ्ट में लैम्डा मैक्स का मान जो वो बढ़ता जाएगा। अब आता है इसकी हम पता कैसे करें, इसके मान को निकालें कैसे, क्योंकि ये मान तो आपके पास आ गया, हमने कहा ये मान हमारे पास आ गया। अब इस मान का कैसे निकालें, हो सकता है यहाँ पे कोई R एल्किल ग्रुप लग जाए, यहाँ भी लग जाए, तो ये मान कैसे निकालें। ऐसे रिंग में अगर कोई कंपाउंड है तो उनको हम मान को कैसे प्रदर्शित करें। इस मान को निकालने के लिए ही क्या वुडवर्ड फिशर नामक एक साइंटिस्ट था जिसने रूल दिया था कि वुडवर्ड एंड फिशर रूल फॉर ईन्स, यानी पहले हम देखते हैं कॉन्जुगेशन डाइन्स की बात करेंगे, उसके बाद इनोन्स पे भी बात करेंगे, लेकिन पहला हमारे पास है ईन्स एब्जॉर्बेंस के बारे में। वुडवर्ड फिशर नियम क्या है, किसी भी डाई या पॉलीन्स के लिए उसमें अवशोषण की तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करना लैम्डा मैक्स के मान को ज्ञात करने का एक तरीका है कि कुल मान कितना आएंगे, मूल मान यानी बेस वैल्यू क्या है उसकी, या ये कहें कि उसका पैतृक डाइइन का मान क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए अवशोषणांक का मान, बेस मान जो हमने क्या देखा था अभी 217 Nm, मानते हुए इसके अंदर अब मान लीजिए कोई इसमें रिंग रेजिड्यू जुड़ रहा है, मूल डाइइन से जुड़े हुए एल्किल समूह जिसको हम क्या कहते हैं रिंग रेजिड्यू हो, के लिए क्या आएगा +5 Nm। ये आपको टेबल बताऊंगा जिसके अंदर आप निकाल सकते हैं। बेथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ दिया जाएगा या किसी एक्सोसाइक्लिक द्विबंध आने से भी मान इसका बेथोक्रोमिक शिफ्ट की ओर हो जाएगा। इसको एक सामान्य से हम देखते हैं एग्जाम्पल से। 1,3-ब्यूटाडाइन में हमने कहा 2,3-डाइमेथिल 2,3 1 2 3 4, ये मान क्या निकाले थे 1 2 3 4, तो नामकरण में क्या देंगे हम 2,3 डाइमिथाइल और 1,3-ब्यूटाडाइन, इसका लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए जो वुडवर्ड नियम के अनुसार बताता है, वो कह रहा है कि पहले आप बेस वैल्यू बताइए इसकी, बेस वैल्यू क्योंकि ओपन चेन हमारे पास है, अचक्रिय है और 1,3-ब्यूटाडाइन है, कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब इसका बेस वैल्यू का मान एक निश्चित मान होता है 217। ये हमें याद रखने होंगे, बेस वैल्यू का मान क्या है 217। अब देखते हैं रिंग रेजिड्यू कितने हैं। इसके पास कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है, हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके पास भी नहीं है। 2 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप यानी रिंग रेजिड्यू मतलब एल्किल समूह को जुड़ा हुआ है, एक जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हैं, और 3 नंबर कार्बन भी एक जुड़ा, तो टोटल कितने हो गए 2। तो मैंने कहा रिंग रेजिड्यू क्या हो गए 5 × 2, इसका मतलब 10 मान ये हो गया। तो टोटल मान कितना हुआ लैम्डा मैक्स का 217 + 10 इक्वल टू कितना हुआ 227 Nm। ये मान आता है हमारा किसका कैलकुलेटेड मान, क्योंकि हमने क्या निकाला था कैलकुलेशन गणना के द्वारा निकाला है। और लैम्डा मैक्स का ऑब्जर्वेशन मान क्या है, जो प्रैक्टिकल मान था वो हमारा 226, इसका मतलब 227 226 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कहने का यहाँ अर्थ है कि हम किसी भी डाइइन्स के लिए इसका मान वुडवर्ड नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। इसी में आप देखिए अब ये 2 पोजीशन हो सकती हैं, एक सिस पोजीशन, एक होती है ट्रांस पोजीशन। सिस पोजीशन जिसकी कि एक ही दिशा में, एक ही साइड में जब दोनों ग्रुप लगे हुए हों, ये हमारा CS यहाँ CS2 ग्रुप है, यहाँ CS2 ग्रुप है, और अगर ये विपरीत दिशा में लगे हों तो क्या जाएगा
ट्रांसपोजिशन। तो सिस और ट्रांस में हम विभेद कर सकते हैं, और एस ट्रांस के अंदर मॉलिक्यूल स्टेबल इसलिए क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो वो न्यूनतम होती है इसके अंदर। यहाँ से भी आ सकता है कंपाउंड, दूसरा यहाँ से भी आ सकता है। यहाँ क्या होगा, ये दोनों साइड ब्लॉक हो गई आगे की, तो साइड यही बची हमारे पास फ्री स्टेरिक हिंड्रेंस से। तो यहाँ क्या, ये स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से क्या होगा, इसके अंदर मान जो हो ज़्यादा आएगा। ये एग्जाम्पल हमने दूसरा लिया यहाँ पे, देखिए ये मान क्या बता रहा है। अब आते हैं दो तरह की वलय, इनको आपको समझनी होंगी एक बार। होमो एंगुलर, देखिए दो तरह की वलय के बारे में हम पहले देखेंगे। एक ये हमारे पास है, ये कहलाती है होमो एनुलर। होमो एनुलर यानी एक और ये दो, यानी दोनों डबल बॉन्ड जब एक ही रिंग में उपस्थित हों, ये ध्यान रखना है, एक ही रिंग के अंदर जब दो डबल बॉन्ड उपस्थित हों, अल्टरनेटिव तो होगा ही, तो वो क्या कहलाती है, होमो एंगुलर। और अगर दो डबल बॉन्ड दो रिंग में हमारे पास उपस्थित हैं, एक ये एक ये, कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अगर दो रिंग में सेपरेटली हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हेटेरो एनुलर, तो उसको बोलेंगे हेटेरो एंगुलर, यानी समवलयाकार विषम वलयाकार। तो इन दोनों के अंतर आपको याद रखना है। अब देखिए मान की बात हम करेंगे, और ये मान आपको याद रखने होंगे, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये मान आप देखिए पर एक बार, बेस वैल्यू ऑफ किसकी, होमो एंगुलर डाइंस की। अब होमो एंगुलर डाइंस कौन सी थी, ये, तो इसको हम यहाँ क्या कहेंगे कि बेस वैल्यू कितनी है, 253 Nm, इसी इसकी बेस वैल्यू है। इसी प्रकार से बेस वैल्यू ऑफ हेटेरो एंगुलर डाइंस 214, ये हमने हेटेरो एंगुलर मान की थी, तो बेस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, 214 Nm। ये मान आपको याद रखने होंगे, क्योंकि हर रिंग वाला जो भी आपके कंपाउंड आएगा उसके अंदर ये रिंग वाले कंपाउंड आएंगे, वहाँ हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले कि बेस वैल्यू हमारे पास होमो एंगुलर है या हेटेरो एंगुलर है, उसके बाद ही हम मान निकाल पाते हैं। तो ये दो मान आपको याद रह गए। इसी के साथ तीसरा आएगा बेस वैल्यू ऑफ द ओपन चेन डाइंस, जिसकी 1,3-ब्यूटाडाइन की हम बात कर रहे थे, जिसमें कोई रिंग नहीं है, उसकी बेस वैल्यू होगी 217। तो ये तीन प्रकार की बेस वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए, पहले तो होमो एंगुलर की, फिर हेटेरो एंगुलर की, और उसके बाद ओपन चेन की याद रहनी चाहिए। अब देखिए इसके साथ प्लस डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग क्या होता है, ये आपको समझना होगा। देखिए हमारे पास ये एक रिंग थी, ये दूसरी रिंग है, ये तीसरी रिंग बन गई। तो कहीं से भी हम शुरू कर लें, एक एक छोड़ दिया, दूसरा एक छोड़ा, तीसरा, इस प्रकार से हम चल रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि रिंग को 1 2 3 वाले में चल ही रहे हैं, लेकिन रिंग रेजिड्यू के अलावा दूसरी चीज़ क्या बढ़े हमारे पास कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को बढ़ाने वाली रिंग और कहाँ जा रही है, जैसे ये आगे बढ़ गई रिंग, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन वाली रिंग। इस तरह की स्थिति जो एग्जाम्पल में हम और क्लियर कर लेंगे इसको। इसका मान क्या हुआ, +30 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। रिंग रेजिड्यू मैंने कहा था जहाँ भी कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ या आगे वाले के साथ, जैसे ही एक एक एल्काइल ग्रुप को जुड़ता जा रहा है या CH2 ग्रुप जुड़ता जा रहा है, वो सब क्या +5 में काउंट हो जाएगा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है, एक रिंग हमारे पास ये हुई और दूसरी रिंग के लिए हमारे पास ये डबल बॉन्ड शुरू हो गया, इसका मतलब इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइकिल का काम करेगा। ये हमें ज्ञात रखने होंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, +5 मान। OAC के लिए कुछ नहीं होता। फिर एल्काइल ग्रुप में OR +6 जो एस्टर वगैरह में आ जाएगा। SR के लिए +30, और फिर क्लोरोब्रोमो यानी हेलोजन कंपाउंड अगर कोई लगा तो उसके लिए +5, और NH2 ग्रुप वाला तो +60। लगभग मान इसके अंदर आ जाते हैं। तो इतने मान अगर हमें ध्यान में रहेंगे तो हम किसी भी कंपाउंड के लिए उसका लैम्डा मैक्स का मान जो वुडवर्ड नियम से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, तो इसमें देखिए अब कंपाउंड क्या है, कितने एरो निकल रहे हैं, इससे मत जाइए, हमें सिर्फ ज्ञात करना है कि उस कंपाउंड के अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे हैं और उनके साथ कौन कौन से रेजिड्यू कार्बन के कंपाउंड जुड़े हुए हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, अब पहले हमने एग्जाम्पल ज्ञात किया था, मैंने कहा था होमो और हेटेरो, दो आपको याद रखने हैं। हेटेरो, ये होमो हेटेरो, तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो रिंग है और दोनों में सेपरेटली डबल बॉन्ड है, इट मीन्स हेटेरो एंगुलर है, ये विषम वलयाकार है। और विषम वलयाकार के लिए सबसे पहला काम हमारा पास है कि बेस वैल्यू हमें ज्ञात होनी चाहिए। बेस वैल्यू फॉर हेटेरो के डाइंस के लिए,
हेट्रोसाइक्लिक डाइन्स के लिए क्या है बेस वैल्यू 214, ये हमें याद रहेगी, ये बात आ गई। अब देखेंगे हम दूसरा काम क्या कि रिंग रेजिड्यू आर मैंने लिखा, ये क्या रिंग रेजिड्यू, इसका मतलब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ था, इसके बाद कौन सा शुरू हुआ कार्बन, ये, तो एक तो रिंग रेजिड्यू ये हो गया हमारे पास, फिर ये वाला शुरू 2 और उसके बाद ये तीसरा, ये ध्यान रखो 1 2 3, इसका मतलब 3 रिंग रेजिड्यू, चौथा कहीं नजर नहीं आ रहा अपने को, तो 3 है, एक का मान कितना था 5, तो मैंने कहा रिंग रेजिड्यू क्या हो गए 3:5 = कितना हुआ 15, यानी 15 हो गया, और बेस वैल्यू था 214। अब क्या बच गया हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, मैंने कहा रिंग के पास जहाँ भी शुरू हो रहा है एक्सोसाइक्लिक, कौन सा, ये रिंग हमारे पास सर, इसके पास कहीं भी अगर ये शुरू हो रहा है ये कहलाता है एक्सोसाइक्लिक, तो ये रिंग हमारे पास थी और यहाँ पे ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ जा रहा है इस रिंग से, इसका मतलब अगर ऐसे देखें हम तो ये डबल बॉन्ड की तरफ आ गया, तो ये क्या कहलाएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसका मान जो होता है +5, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मान, ये ओवरऑल जब मान हम निकालते हैं तो हमारा कैलकुलेटेड मान आता है 234 Nm, और अगर हम प्रैक्टिकल मान निकालते हैं 235 Nm, इट मीन्स दोनों इक्वल हैं लगभग, तो इसलिए हमने वुडवर्ड नियम को यहाँ पे भी याद कर सकते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम, ये कौन सी रिंग है, क्योंकि एक ही रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं, इसका मतलब रिंग कौन सी है, ये होमो हेट्रो, तो हमें तुरंत ध्यान होना चाहिए कि जब एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं तो वो हेट्रो एंगुलर रिंग कहलाएगी, और उसका मान जो बेस वैल्यू होगा वो 235 होगा, ये आपको याद रखना ही होगा, बेस वैल्यू क्या होगी 253। अब चलते हैं हम इसके अंदर, किसमें, होमो एंगुलर के अंदर। अब रेजिड्यू देखिए आप, रिंग रेजिड्यू कितने हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ खत्म हुआ तो एक, तो ये रिंग रेजिड्यू आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ खत्म हुआ तो एक ही आ गया 2, इसके बाद ये हुआ 3, तो रिंग रेजिड्यू कितने हमारे पास 3, एक का मान कितना है 5 और 3 का मान हो गया 15। अब देखिए आप एक्सो डबल बॉन्ड की बात कर रहे थे, इसमें एक्सो डबल बॉन्ड कोई है क्या, है, ये रिंग बनी हुई थी इसके पास ही निकल रहे थे एक्सो, है ना, तो ये समझना होगा, हमें देखना होगा एक को, तो ये मान कितना है 5 इसका हुआ है, टोटल मान जब निकालेंगे तो आएगा 273 Nm मान इसका याद कर सकते हैं हम। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए आप इस कंपाउंड को, ये यहाँ पे हमने रिंग ए को बढ़ा दी, यहाँ पे मैंने एल्काइल ग्रुप जो, लेकिन ये मैंने कहा ना कि जब 2 डबल बॉन्ड है उसके पास तक हमें चर्चा करनी है, आगे उसमें कुछ भी जुड़ा हुआ है ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए होता है एग्जामिनर का, तो आपको इस पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये देखना है 1,3-ब्यूटाडाइन जैसी स्थिति बन रही है, कॉन्जुगेटेड डाइन की स्थिति है और उसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, बस वहीं तक जाना है। अब इसमें एंड पॉइंट आप देखें, देखिए 1 2 3, यहीं आगे जाने से मतलब ही नहीं कितना भी जुड़ा हुआ हमें, क्योंकि आगे अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो भाई बात अलग हो जाती। तो अब ये पहले ये देखना हमें रिंग का बात यहीं पर, एक रिंग 2 रिंग और दोनों में सेपरेट है क्या डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब कैसी हो जाएगी, हेट्रो होगी या होम होगी, तो हमें बताना होगा कि हेट्रो है, और हेट्रो का मान कितना है 214, तो बेस वैल्यू हमारे पास क्या होगी 214। फिर आता है रिंग रेजिड्यू, अब रिंग रेजिड्यू 1 2 3 रिंग रेजिड्यू हैं और प्रत्येक का मान क्या 5, तो 3 का हमारे पास क्या हो जाएगा 15 मान होगा। दूसरा एक बताया मैंने एक्सो डबल बॉन्ड का, एक्सो डबल बॉन्ड इस रिंग के पास देखिए 2 बन जा रहे हैं, ये क्या हुआ है एक्सो डबल बॉन्ड, वो कहीं रिंग के पास नहीं जा रहे हैं, तो 1 5 मान ये हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए 234 Nm, ये मान इसका आ गया। एक लास्ट एग्जांपल हम और देख लें, इसमें देखिए मैंने कहा था 2 तो यहाँ ही, अब इसका ये आगे और चली गई है, एक्सटेंड हो गई, एक आया था ना मान आपका एक्सटेंड मान, एक्सटेंड मान में क्या आया था आपके पास, ये यहाँ बताया था ना आपको एक मैंने कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, यहाँ ये स्थिति आ रही है आपकी, इसीलिए मैंने एक का एग्जाम्पल लिया आपको। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कहाँ हो गया, ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग होगी, तो अब आप देखिए यहाँ डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग हो गई, तो 2 जगह आपको दिख रही है भाई, एक रिंग ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, इसको मान लें हम, ये हो गई, तो रिंग ये तो होमो हो गई ना, क्योंकि एक के अंदर 2 हैं। अब इसके अंदर एक्सटेंडेड हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है, तो बेस वैल्यू क्या हो गई 253, और रिंग रेजिड्यू क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 4, एक ही बीच में 5, आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4 और ये 5 रिंग रेजिड्यू हैं, तो मान कितना हो गया 25 हो गया। अब कॉन्जुगेटेड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड कितने हैं, एक रिंग ये बढ़ गई, जो अल्टरनेटिव ये सिंगल फिर डबल, तो एक रिंग ये बढ़ गई, एक रिंग हमारे पास ये बढ़ गई, तो 2 हो गए हमारे पास एक्सटेंडेड। अब देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यानी रिंग के बाहर कितने निकल रहे हैं, इस रिंग के बाहर एक ये डबल बॉन्ड निकल रहा था, एक इस रिंग के बाहर आप देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ये इस रिंग के बाहर 2, इस रिंग के बाहर आ रहा है 3, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ गया बीच में, क्यों, आपने ये रिंग बनाई, इसके बाद आप देखेंगे इसको इस तरह से आप देख लें थोड़ा सा,
देखिए ये हमारे पास रिंग थी और हमारे पास क्या था, ये और ये। अब एक रिंग हमारे पास यहाँ बन रही है, ये रिंग बन रही है। तो अगला नेक्स्ट बॉन्ड क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इस रिंग से ये आ गया, एक्सो हो गया, ठीक है। अब ये रिंग मान लें, इस रिंग किसी क्या हो गया, ये एक्सो हो गया। अब इधर भी मान लीजिए एक रिंग और लगी हुई है, तो इस रिंग से ये एक्सो हो गया। तो 1 2 3, तो ये हमें तीनों समझने होगा। क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हो गए, 3। तो 3 × 5 क्या, 15। टोटल मान क्या आएगा, 353 Nm मान इसका आ जाएगा। अब सिंपल वाला एक और देख लें, एल्काइल में 1,3 ब्यूटाडाइन है, मैंने कहा ना एल्किल ग्रुप एक लगा हुआ है। तो बेस वैल्यू क्या थी, 217, और यहाँ पे रिंग रेजिड्यू क्या है हमारे पास, एक है, एल्काइल रेजिड्यू बोल दो, रिंग रेजिड्यू बोल दो, +1, तो मान क्या है 22 Nm। तो इस प्रकार से क्या है, ये ओपन चेन वाला एग्जाम्पल हमने लिया, कुछ चेन वाले एग्जाम्पल हमने लिए। तो इन एग्जाम्पल्स की सहायता से बेस वैल्यू जो मानते हुए हम और इनके प्लस मान जो कर रहे हैं वो इस मान के आधार पे कर रहे हैं। तो ये मान आपको याद रखने हैं और बेस वैल्यू याद करनी है। इसमें एग्जाम्पल और दे रखें, आप एग्जाम्पल्स को देखें। अगर कोई डाउट है तो आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे और पूछ सकते हैं। आज के लिए यही, थैंक यू।